हाँ, तो आप सबको जैसा कि पता है कि अपन कैप्सूल सीरीज़ कंटिन्यू बना रखी है, उस सीरीज़ को अपन चला रहे हैं और हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है, फर्स्ट चैप्टर जो आपका है उसका कैप्सूल है। उसमें भी कैसे क्वेश्चन है, आपको सबको मैंने बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है कि लाइव टेस्ट आपको देना है। तो उसमें आपके जितने भी वन लाइनर है, MCQs हैं, फिल द ब्लैंक्स है, मैच द फॉलोइंग है, ट्रू फॉल्स है, वो सब आपको उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, बात रहती है ऐसे टाइप क्वेश्चन की। इस चैप्टर से निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, बड़ा क्वेश्चन आएगा। सिलेक्टेड मुश्किल से 3 क्वेश्चन मैंने छांट के दिए आपको, तीनों क्वेश्चन को ढंग से अभी फिक्स आप मॉर्निंग में 4 बजे उठ गए हैं, जो नहीं उठे वो सोने दो, उनको सोने का भी काम है। देखो कुछ बच्चे हर तरह के लोग चाहिए अपन को, इसलिए जो उठ गए उनको अभी का भी याद करना है और ईमानदारी से लिखना है, साथ के साथ लिख लेना ताकि आपको आलस भी नहीं आएगा। ठीक है, इन्हीं 3 क्वेश्चंस को लिख लेना। चैप्टर फर्स्ट है अपना, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता, द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ईंट मनकित अस्थियाँ, ब्रिक्स ग्रिड्स एंड बोन्स, ये चैप्टर का नाम है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है 1800 ईसा पूर्व तक हड़प्पाई सभ्यता का अंत किन कारणों से उल्लेख कीजिए। 100% मोस्ट है। डिस्क्राइब द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन अप टू 1800 BC, मतलब 1800 सदी तक ईसा पूर्व तक हड़प्पा खत्म हो चुकी थी, क्या कारण थे उसके खत्म होने के। आंसर थोड़ा सा अपन आंसर लिखने से पहले थोड़ी सी उसकी कहते हैं ना पृष्ठभूमि तैयार करेंगे, उसका कहते हैं ना कि प्रस्तावना तैयार करेंगे। वो ये है कि पुरातत्वविदों को उत्खनन में अनेक ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिनसे ये ज्ञात होता है, ये पता चलता है कि 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जो पाकिस्तान में पड़ता है, उस चोलिस्तान जैसे अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो नवीन बस्तियां हैं उनमें जनसंख्या विस्थापित होकर निवास करने लग गई थी। ठीक है, यानी कि there is evidence that by 1800 BC most of the mature Harappan sites of regions such as Cholistan had been abandoned. Simultaneously there was an expansion of population into new settlements in Gujarat, Haryana and West उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब इसके निम्नलिखित कारण है वो अपन फिर से लिखेंगे, थोड़ा अच्छा आंसर होगा, थोड़ा उसके बारे में लिखो, उसके बाद में पॉइंट बनाओ। पहला, आर्यों का आक्रमण, ये मेन कारण था। आर्यन इन्वेंशन, उन आक्रमण करने से भी इनका सत्यानाश हो गया था, इसका खत्म हो गई। अनेक पुरातत्वविदों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ था। ऐसे विचारधारा रखने वालों में सर मार्टिन व्हीलर मुख्य हैं। एग्जाम्पल भी देना है कि कौन मैन है, ऐसी बात कहने वाले में कौन मैन है, ऐसे आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग कौन है, वह सर मार्टिन व्हीलर मुख्य हैं। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार जो मिला था अपन को देखा ना, ग्रेट बाथ, उसके समीप अनेक कंकाल का मतलब बॉडी जो होती है, मरी हुई बॉडी, कंकाल हड्डियाँ जो ढांचा होता है वो मिले हैं, जिसे व्हीलर मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण के कारण ही हुआ था। मतलब इंसानों को मार दिया गया होगा, तभी तो उनके कंकाल वगैरह मिले हैं, तभी तो उनके जो हैं ड्यू टू विच व्हीलर बिलीव्स दैट हड़प्पन सिविलाइजेशन कोलैप्स ड्यू टू आर्यन इन्वेंशन, ऐसा मतलब उनका मानना है। क्योंकि वहाँ पर जो कंकाल मिले थे इसका मतलब ये आक्रमण हुआ था, लोग मारे गए थे। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज भी ऑप्शन आंसर है इसके अंदर। कि देखो अनेक विद्वान हड़प्पा सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण भी मानते हैं। उदाहरण कैसे कह सकते हो आप? उदाहरण, हड़प्पाई नगर अत्यधिक उपजाऊ भूमि पर स्थित थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड है वहाँ की, तथा इस उपजाऊ भूमि में बड़ी मात्रा में कृषि पैदावार होती थी। किंतु समय के साथ यह नदी की धाराओं ने, जो नदी आ जाती, बाढ़ आ जाती, नदी की धाराओं ने अपना स्थान परिवर्तित कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप हड़प्पा निवासियों के लिए यहाँ रहना कठिन हो गया। ठीक है, पहले टाइम पे बारिश हो जाती थी, लेकिन नदियाँ जो थी रिवर्स थी, उन्होंने अपना डायरेक्शन चेंज कर ली, दिशा चेंज कर ली। इस वजह से यहाँ पर जो रहने वाले लोग थे वो कठिन हो गए रहना, और वो वहाँ से चले गए, विस्थापित होकर समीप के स्थल जहाँ थे वहाँ की ओर चले गए, जिसके अनेक पुरातात्विक साक्ष्य उत्तर हड़प्पाई स्थलों पर से प्राप्त होते हैं। तो कुछ लोग क्लाइमेट चेंज को भी कारण मानते हैं कि ऐसा हुआ होगा, रिवर चेंज हो गई होगी, रास्ता चेंज कर लिया होगा, इस वजह से लोग वहाँ से वहाँ चले गए थे, क्योंकि वो खेती बाड़ी पर डिपेंड रहते थे। खेती बाड़ी जब नहीं होगी तो क्या खाएंगे। नंबर 3, उच्च तकनीकी विकास का अभाव। किसी भी सभ्यता या संस्कृति को अपनी उत्तरजीविका करनी हो को बनाए रखने के लिए, भाई जैसे आज भी क्या है, आज जिस देश के पास में टेक्नोलॉजी अच्छी है वो अच्छा डेवलपमेंट कर रहा है, आप देख लेना, वही उस टाइम पर था। उस टाइम पर टेक्निक मतलब लैक ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं था। इस वजह से तकनीक रूप से स्वयं को विकसित करते रहना होता है हर किसी को। ठीक है, लेकिन अनेक विद्वानों का मत है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है, वो अपने उत्तरवर्ती काल में, मतलब अपना जो टाइम पीरियड था उस काल में अपना तकनीकी विकास नहीं कर पाई थी। जबकि विश्व की जो अन्य समकालीन, मतलब इसके जो पैरेलल जो भी और भी थी सिविलाइजेशन जो थी, वो निरंतर प्रगति के पथ पर चल रही थी, लेकिन ये नहीं कर पाई थी। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे हड़प्पा जो है वो अन्य सभ्यताओं के पिछड़ती गई और अनेक नकारात्मक तत्व इस पर प्रभावित होते गए, और फाइनली ये जो डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, रिजल्ट डिक्लाइन, इस वजह से खत्म हो गई। ठीक है।
नंबर 4 जल प्लावन अथवा बाढ़, ये भी आई होगी, फ्लड। ठीक है, एक ही बात है, जल प्लावन बोल दो चाहे बाढ़ बोल दो, बात एक ही है। बाढ़ भी आ जाने से खत्म हो जाती है बस्ती पूरी की पूरी। तो सर जॉन मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण बाढ़ थी। वो कहते हैं कि बाढ़, कौन कहते हैं? सन जॉन मार्शल। एग्जाम्पल जरूर, नाम जरूर याद रखना है ना, बहुत परफेक्ट मैंने हालांकि आंसर लिख दिया। इनमें कोई आपको छेड़खानी नहीं करनी है, इसमें कोई एक शब्द भी कम नहीं होना चाहिए। इनके अनुसार हड़प्पा सभ्यता के आसपास अनेक नदियां विद्यमान थी, जिनमें समय समय पर अनेक विनाशकारी बाढ़ आया करती थी, जिसके कारण धीरे धीरे लोग वहां से पलायन करने लग जाते थे। तो अकॉर्डिंग टू सर जॉन मार्शल, फ्लड वर द मेजर रीजन डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू हिम, वेरियस रिवर्स वर प्रेजेंट अराउंड द हड़प्पन सिविलाइजेशन विच वर फ्रीक्वेंटली प्रोन टू डिस्ट्रक्टिव फ्लडिंग ड्यू टू विच पीपल ग्रेजुअली माइग्रेट टू अदर प्लेसेस। ठीक है, और वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन भी होगा तो भी वो भी एक कारण था। बोले कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ईंट पकाने के साथ साथ तांबे आदि के उत्पादन के लिए तथा अन्य कार्यों के लिए बहुत अधिक लकड़ी का प्रयोग किया जाता था, जिससे आसपास के क्षेत्र जो थे वो जंगल एवं वन नष्ट हो गए। वनों की अत्यधिक मात्रा में कटाई से भूमि में जो मोइस था, नमी थी, वो कम हो गई, और इस सभ्यता कहते हैं कि ये भी एक पतन का कारण है, यानी डिफॉरेस्टेशन को भी इसका मेन कारण माना जाता है। ठीक है, और लास्ट में ये 5 पॉइंट तो लिख दिया आपने, देखो कौन कौन से, एक बार देख लेते हैं। पहला, आर्यों का आक्रमण, आर्य इन्वेंशन। सेकंड, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। तीसरा, उच्च तकनीकी विकास का अभाव, लैक ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। चौथा, जल प्लावन अथवा बाढ़, फ्लड, वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन। और फाइनली आंसर लिख देना कि निश्चय ही हड़प्पा सभ्यता एक विस्तृत तथा विकसित सभ्यता थी। इसके साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता लगभग 1000 वर्ष तक अपने विकसित स्वरूप में रही। इतने दीर्घकाल तक किसी भी सभ्यता का अपने चरम पर रहना कठिन होता है। समय के साथ साथ अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं भी आती रहती हैं। साथ ही समाज व्यवस्था, राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन भी होते रहते हैं, और यही स्थिति हड़प्पा सभ्यता के साथ भी रही। इन सब क्रमिक घटना चक्रों के साथ साथ बाहरी आक्रमण भी हुआ, जलवायु परिवर्तन, बाढ़, महामारियां, ये सब हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी रही होंगी। ऐसी अवस्था में किसी एक कारण को हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी ठहराना न्याय संगत नहीं होगा। क्या जबरदस्त आंसर है, मतलब ये सब कारण रहे होंगे, किसी को फिक्स तो कुछ भी नहीं, एविडेंस या कुछ सबूत जो मिले उनके आधार पर अपन कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाढ़ आई होगी, कुछ क्लाइमेट नेचुरल डिजास्टर हो गए होंगे, कुछ बीमारियां फैल गई होगी हर जगह तक, क्योंकि हज़ारों साल तक ये सभ्यता रही थी, सिविलाइजेशन रही थी। तो किसी भी कोई भी सभ्यता हो 1000 साल से तक, इतने साल कभी न कभी कुछ, जैसे अपने भी आ गया अभी, कितना बड़ी जो कोरोना जो आया था, क्या हालत करके रख दी। तो ऐसे कुछ महामारी आ ही जाती है, पहले भी प्लेग आया था, मतलब पहले आते रहते हैं छोटे मोटे, कभी जानवरों में आ जाते हैं, जैसे अभी गाय के अंदर आया था जो डिजीज आ गया था। तो ये सब ऐसी महामारियां हैं जिस वजह से कि हम मान सकते हैं कोई भी सिविलाइजेशन सभ्यता खत्म हो सकती है, ये सब इसमें कारण रहे होंगे। ठीक है, तो ज़बरदस्त क्वेश्चन, पॉइंट बनाए, पहले अपने थोड़ी प्रस्तावना, थोड़ा एक बेस तैयार किया, फिर 5 पॉइंट लिखे, और लास्ट में भी कुछ आंसर। ये होता है आंसर लिखने का तरीका, ऐसा कैसा आपको आंसर लिखना है। ठीक है ना, ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं अपन सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड है, सिंधु घाटी के निवासियों के धार्मिक विश्वासों एवं रीति रिवाजों की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना कीजिए, वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रिलीजियस कंडीशन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द हड़प्पन। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। ठीक है, तो आंसर देखेंगे अपन कि हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निश्चित रूप से ये कहना कठिन है कि हड़प्पा के लोगों का धर्म क्या था। ये तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना अंदाज़ा नहीं लगा सकते अपन। कुछ एविडेंस, कुछ मूर्तियां जो मिली है उनसे अपन कह सकते हैं कि ये इनकी पूजा करते होंगे, योनि पूजा करते होंगे, लिंग पूजा करते होंगे, शिव पूजा करते होंगे, ये सब अपन कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि धर्म वगैरह सब। ठीक है, कारण ये है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के उत्खनन में कोई मंदिर या सुस्पष्ट धार्मिक सामग्री प्राप्त ही नहीं हुई। बस एक एविडेंस थोड़ा ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। खंडहर के अवशेषों से प्राप्त होने वाली मोहरों, ठप्पों और छोटी छोटी मूर्तियों की सहायता से पुरातत्वविदों ने, इन आर्कियोलॉजिकल जो भी सर्वे किया था उन आर्कियोलॉजिस्ट ने धार्मिक स्थिति, धार्मिक जीवन के बारे में अनुमान स्थापित किए हैं। ठीक है, और निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हम हड़प्पा सभ्यता के लोगों के कौन कौन से हेडिंग है नीचे से लिख देना, एक लाइन छोड़ के लिख देना कि निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हम हड़प्पा सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन और उनकी स्थिति की व्याख्या कर सकते हैं। कौन कौन से पॉइंट भी ले लेंगे अपन, देखो कौन कौन से। वी कैन डिस्क्राइब द रिलीजियस लाइफ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द हड़प्पन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट है? पहला, मातृशक्ति की पूजा। ठीक है, वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस। आंसर देखो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी या मातृशक्ति की पूजा करते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनुहदड़ो आदि स्थानों से मिट्टी से निर्मित नारी मूर्तियां प्राप्त हुई है। इसका मतलब यह कि वो मातृशक्ति की पूजा करते थे, जिससे नारी मूर्तियां मिली तो अंदाजा लगाया जा रहा है।
इस देवी का अपने देवी मूर्तियाँ मैंने आपको लाइव टेस्ट में भी फोटो दिखाई है बहुत जगह, उनसे क्वेश्चन भी पूछे तो आपको ये चीज़ें तो कवर हो गई होगी। इस देवी का उनके धार्मिक जीवन पर गहरा प्रभाव था क्योंकि ये देवीय शक्ति या ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक थी। एक मोहर में स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की मान्यता के अनुसार मातृशक्ति सभी की उत्पत्ति का स्रोत थी। जॉन मार्शल ने इस देवी का नाम महादेवी रखा है। क्या मैंने पूछा था ना आपको लाइव टेस्ट में, ये सारी बातें पूछ लिया कि जॉन मार्शल ने इस देवी क्या नाम रखा है। जॉन मार्शल नेम्ड दिस गॉडेस महादेवी नाम रखा है, ठीक है। The people of the Indus Valley civilization worshipped mother goddess, और terracotta figurines of women have been obtained from sites such as Harappa, Mohenjo-daro, Chenno-daro, etc. These goddesses had a great impact on their religious life as the symbolized divine power. According to the belief of the Harappan, mother goddess was the source of evolution of the creatures and plant life, ठीक है। और जॉन मार्शल ने इसको क्या नाम दिया है, महादेवी। दूसरा पॉइंट है शिव की पूजा, वर्शिप ऑफ शिवा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक देवता की पूजा करते जिसे आद्य शिव की संज्ञा, बताया था आपको चैप्टर में, आद्य शिव की संज्ञा दी गई है। एक मोहर पर 3 सिरों एवं 3 सिंगों वाले एक योगी की आकृति बनी हुई है जिसके सिर पर सिंगों वाली टोपी है। उसकी चारों ओर एक हाथी, व्याघ्र, भैंसा तथा गेंडा खड़े हुए हैं तथा आसन के नीचे हिरण का प्रतिरूप अंकित है। आद्य शिव का अर्थ है हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में एक प्रारंभिक रूप, ठीक है। हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का प्रारंभिक रूप है और शिव जी का भगवान का जो है वो रूप माना जाता है। और जॉन मार्शल के अनुसार ये मूर्ति भगवान शिव की है और शिव को महायोगी या पशुपतिनाथ भी कहा जाता है, जिससे प्रतीत होता है कि हड़प्पावासी शिव की पूजा करते हैं। तो वर्शिप ऑफ शिवा की 2 एविडेंस मिल गए। प्रोटो शिवा, ठीक है, आद्य शिव को क्या बोलते हैं, प्रोटो शिवा, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट है लिंग पूजा, ठीक है, वर्शिप ऑफ लिंग, लिंग की पूजा करते हैं। जैसे शिवलिंग की पूजा होती है, हमेशा शिव भगवान की मूर्ति की बजाय लिंग की पूजा होती है, आप सबने देखा होगा मंदिर में। तो शिवलिंग के रूप में शिव की पूजा आज भी भारत में प्रचलित है और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पत्थर, फायोन्स, सीप आदि से बने छोटे छोटे आकार के शिवलिंग प्राप्त हुए हैं। पुरातत्वविदों का अनुमान है कि शिव का प्रतीक होने के कारण ये पूज्य माने जाते थे। कुछ पुरातत्वविदों ने यह मान्यता भी दी है कि हड़प्पा में लिंग पूजा प्रचलित नहीं थी। कुछ लोग कहते हैं, हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि थी, ठीक है। ये वर्शिप ऑफ लिंग ऑफ लॉर्ड शिवा इन द फॉर्म ऑफ शिवलिंग इज प्रेवलेंट इन इंडिया इवन टुडे, आज भी हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव दैट these were regarded as sacred and as the symbolized Lord Shiva. On the other hand, several other archaeologists believe that worship of ling was not prevalent in Harappa. ऐसा मानते हैं। एक योनि पूजा, पुरातत्वविद जॉन मार्शल ऐसा सिर्फ एक योनि पूजा का अंदाजा लगाया है मार्शल ने, ठीक है। जॉन मार्शल ने मान्यता है कि हड़प्पा सभ्यता में योनि पूजा का प्रचलन भी था। कैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन में बहुत से छल्ले प्राप्त हुए, छल्ले जानते हो ना, छल्ले प्राप्त हुए, तो मार्शल कहते हैं कि शायद ये योनि जैसा दिखता है, तो मार्शल ने योनि का प्रतीक भी मानते हैं, ठीक है। इन आर्कियोलॉजिस्ट जॉन मार्शल बिलीव दैट योनि वर्शिप वाज आल्सो प्रेवलेंट इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, ऐसा भी माना जाता है। फिर पशु पूजा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बैल, शेर, बकरी, गेंडा, मगरमच्छ और सांपों की पूजा करते थे। हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर बैल, भैंस, हाथी, गेंडा आदि के चित्र प्राप्त हुए हैं और कुछ ऐसे काल्पनिक देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई जिनके शरीर का ऊपरी भाग मनुष्य जैसा है और पूंछ व खुर जो होते हैं, खुर मतलब पैर जो नीचे होते हैं ना, पैर, उनको खुर बोला जाता है। जानवरों के जो नाखून हो जाते हैं, कहते हैं ना खुर बढ़ गए, ऐसा पैरों में खुर बढ़ जाने मतलब नाखून जो बढ़ जाते हैं, उनके नाखून की तरह होते हैं, वो बैल जैसे हैं, ठीक है। ये चीज़ वर्शिप ऑफ एनिमल्स, पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड और ऑक्स, टाइगर, गोट और हिप्पोपोटामस, ठीक, क्रोकोडाइल एंड स्नेक्स। ऑक्शन, बफेलो, एलिफेंट, हिप्पोपोटामस एक्सेट्रा हैव बीन फाउंड टू बी इंस्क्राइब्ड एज सील्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम हड़प्पा। छठा, वृक्षों की पूजा भी करते थे, वृक्षों की उपासना करते थे, वर्शिप ऑफ ट्रीज, उपासना बोल दो चाहे पूजा बोल दो, बातें की है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों की भी पूजा करते थे। मोहरों पर पीपल के वृक्षों के चित्र मिले हैं, ठीक है, और वे पीपल के वृक्ष को सबसे पवित्र मानते थे, आज भी मानते हैं लोग, ठीक है। पीपल कहते तुलसी के आज भी मानते हैं, तुलसी को, नीम को भी आज मानते हैं। तो ये सब पेड़ों के हड़प्पावासी पवित्र मानते थे। एक मोहर में देवता को वृक्षों के घिरा दिखाया गया है, चारों ओर से वृक्ष देवता बीच में है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों में देवताओं का वास मानकर इनकी पूजा करते थे, आज भी लोग ये सब करते हैं, ठीक है। सातवां, प्रकृति पूजा, वर्शिप ऑफ नेचर। तो कुछ मोहरों में स्वास्तिक, जो स्वास्तिक जानते होंगे, ऐसा जो साइन होता है ना, तो स्वास्तिक जो है, स्वास्तिक और चक्र की आकृतियाँ है जिससे सूर्य देवता की उपासना का अनुमान होता है। और कालीबंगा, लोथल, बनावली के उत्खनन में अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई है। अग्नि वेदिकाओं में राख के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं जिससे यज्ञ संबंधी अनुष्ठान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं।
शुभ अवसरों तथा विशेष पर्वों पर जल पूजा के साक्ष्य मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार से प्राप्त हुए हैं। आठवां, जादुई शक्तियों में भी आस्था थी उनकी, बिलीफ इन मैजिकल पावर्स, ठीक है, जो जादू दिखाते हैं ना कि ये देखो ये हो गया, आपने कभी देखा होगा, तो उनमें भी जो सड़कों के किनारे कभी खड़े रहते हैं कभी कुछ, वो वैसे ही जादू के लिए ये भी करते थे जादू शक्तियाँ। कुछ पुरातत्वविदों या आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार हड़प्पावासी जादुई शक्तियों, भूत प्रेत आदि में विश्वास करते थे। उत्खनन में बहुत से ताबीज़ मिले। अब ये कैसे कह सकते हो, तो हर चीज़ का एग्जाम्पल दिया है। देखो ताबीज़, तो ताबीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद कुछ भूत प्रेत के लिए या कुछ जादू टोने वो करते होंगे, ठीक है, जो भूत प्रेतों के प्रकोप से बचने के लिए पहने जाते होंगे। पुरातत्वविदों ने इस संबंध में शमन यानी कि तांत्रिक का उल्लेख किया है, जो महिला पुरुष होते थे और जादू इलाज तथा दूसरी दुनिया से संपर्क साधने का दावा करते थे। अकॉर्डिंग टू सेवरल आर्कियोलॉजिस्ट्स, द हड़प्पन बिलीव्ड in magical powers, ghosts and speech, etc. A large number of amulets have been obtained from excavation, which suggests that they must have been worn to avoid the wrath of ghosts and spirits. ठीक है, ये सब बातें अपने देखी। 8 पॉइंट हो गए, हाँ 8 पॉइंट हो गए, ठीक है। तो कुल मिला के 8 पॉइंट अपन ने पढ़े हैं इसके अंदर, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी के निवासियों के धार्मिक विश्वासों रीति रिवाजों प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। डिस्क्राइब द रिलीजियस कंडीशन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, रिलीजियस लाइफ ऑफ हड़प्पन। उसमें थोड़ी सी अपन ऐसा बैकग्राउंड तैयार करेंगे इसका। उसके बाद में 8 पॉइंट। माता शक्ति की पूजा, वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस। शिव की पूजा, वर्शिप ऑफ शिवा। लिंग पूजा, वर्शिप ऑफ लिंग। योनि पूजा, वर्शिप। पशु पूजा, वर्शिप ऑफ एनिमल्स। वृक्षों की उपासना, वर्शिप ऑफ ट्रीज। उपासना बोलते पूजा बोलते की बात है। प्रकृति पूजा, वर्शिप ऑफ नेचर। जादू शक्ति में आस्था, बिलीफ इन मैजिकल पावर्स। जबरदस्त क्वेश्चन। अब लेते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता में सत्ता तथा शासक के संबंध इतिहासकारों के महत्व की विवेचना कीजिए। मेरी बात सुनना, ये उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं दो तीन क्वेश्चन को, एक तो ये प्लस 3 छोटे छोटे लिए हैं, इनसे भी चारों से मिला के एक क्वेश्चन आ सकता है। फिर पूरी बात सुन लेना, ये क्वेश्चन प्लस 3 छोटे छोटे और लिए हैं, उन सब चारों को मर्ज करके एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसलिए इन चारों को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, बहुत बढ़िया। डिस्कस द ओपिनियंस ऑफ द हिस्टोरियंस इन कॉन्टेक्स्ट टू अथॉरिटी एंड रूलर्स ऑफ इंडस वैली। तो देखो क्या मामला, पहला स्टार्टिंग तैयारी करेंगे। ये कह रहा है कि जो पहले की सत्ता थी वो जो शासक होते थे वो कैसे थे, क्या सिस्टम था, कैसे राजपाट करते थे वो सब। तो देखो पहले ये बात है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्कृष्टता, एक्सीलेंस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्या उत्कृष्टता है उनकी, क्या एक्सीलेंस है उनका, कि लगभग 4000 वर्ष पूर्व की इस उत्कृष्ट और विकसित सुंदर सभ्यता में पाई गई एक रूपता इस बात की ओर संकेत करती है कि हड़प्पा सभ्यता के संचालन में कोई सत्ता अवश्य कार्य करती होगी, क्योंकि एक जैसा माहौल दिखता है, एक जैसी बिल्डिंग्स है, एक जैसे मतलब बड़ी व्यवस्थित तरीके से बस्ती थी, तो ऐसा लगता है कि कोई राजा तो होता होगा, क्योंकि ऐसा फिर इस पूरी बस्ती को इतना सिविलाइज कैसे किया हुआ है। उदाहरण के लिए उत्खनन में मृदभांडों, मोहरों, ईंटों, बाट जो सिस्टम होते हैं वजन तोलने के लिए, बाट, ठीक है, बाटों आदि सभी में एक रूपता दिखती है, सिमिलरिटी दिखती है। इसका मतलब है कि नगरों का नियोजन, व्यवस्थित सड़कें, साफ सफाई, जो जल निकासी होती है, नालियाँ जो बनी हुई है, सार्वजनिक जो बिल्डिंग्स है, मतलब सबके लिए जो काम आती है, भवन है, सभी बगैर सत्ता के इतना व्यवस्थित ढंग से संचालित नहीं हो सकते। अतः इतिहासकारों का मत है हड़प्पा सभ्यता में सत्ता पक्के अस्तित्व में तो होगी। अब देखो, मैं चाहता तो डायरेक्ट आंसर लिख सकता था, लेकिन पहले अपने सत्ता के बारे में बताया है कि सत्ता होगी, उसमें शासक भी होगा। मतलब कि ये है कि इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी पावर होगी, ठीक है, यानी कि कोई गवर्नमेंट होगी एक तरीके से। सत्ता का मतलब क्या होगा, देयर इज इंडिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिसीजन बीइंग टेकन एंड implemented excellent and development beautiful Harappan civilization prevailed almost 4000 years ago, and this inevitable suggested the presence of central power of authority। कुछ सेंट्रल पावर अथॉरिटी होगी, वरना 4000 साल पहले और इतनी व्यवस्थित काम कैसे हो सकता है। इसका मतलब कोई ना कोई सत्ता काम करी होगी, कोई ना कोई सरकार वहाँ पर होगी, तो कोई ना कोई रूल वहाँ पर, मतलब ये भी अपन कह सकते हैं कि कोई ना कोई वहाँ पर जो है वो शासक भी होता होगा। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि सत्ता के केंद्र तथा शासक अस्तित्व क्या क्या प्रमाण है। भले ही ये ना आए, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन जो था, उसमें सत्ता के केंद्र तथा शासक अस्तित्व क्या क्या प्रमाण, आपको क्या क्या एविडेंस आपको मिले हैं, एविडेंस ऑफ सेंटर ऑफ पावर एंड रूलर्स। तो अपन ने पहला लिखा कि राजमहल या प्रासाद, प्लेसेस जैसे अपन बोलते हैं। दूसरा प्रेस्ट, एक प्रेस्ट किंग जो अपन ने देखे ना मूर्ति, एक पुरोहित राजा की मूर्ति, वो भी मिली है। तो देखो राजमहल या प्रासाद क्या है कि पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को राजमहल या प्रासाद की संज्ञा दी है, लेकिन प्रासाद संबंधी कोई अन्य भव्य वस्तुएं प्राप्त नहीं हुई है। संभवतः व्यापक कालखंड में ये ऐसी वस्तु नष्ट हो गई होगी।
तो ऐसा लगता है कि हाँ कोई मोहनजोदड़ो में विशाल भवन जो मिला था, इसका मतलब वो राजमहल या प्रासाद हो सकता है। ठीक है, मतलब कुल मिला के अपनी बात को सही साबित करना हिस्ट्री में यही होता है, कुछ एविडेंस के बलबूते। ठीक है, तो ये हो गया। लार्ज बिल्डिंग फॉर मोहनजोदड़ो वाज लेबल्ड ए प्लेस ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट बट नो स्पेसिफिक फाइंड वर एसोसिएटेड विद इट। प्रोबेबली द थिंग्स मे हैव बीन डिस्ट्रॉयड विद पैसेज ऑफ टाइम। पहले होगी नष्ट होगी। पुरोहित राजा, ए प्रीस्ट किंग। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन में एक पत्थर की विशिष्ट मूर्ति प्राप्त हुई है। पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित थे, इसलिए इस पत्थर की विशिष्ट मूर्ति को उन्होंने पुरोहित राजा की संज्ञा दी। देखा था अपनी मूर्ति, मेसोपोटामिया की इन समानताओं के आधार पर उन्होंने इस पुरोहित राजा को अनुष्ठानिक प्रथाओं से जोड़ा, परंतु सिंधु घाटी सभ्यता के अनुष्ठानिक प्रथाओं की जानकारी अभी तक तर्कसंगत रूप में समझी नहीं जा सकी है, और नहीं ये जानने के साथ साक्ष्य उपलब्ध हैं कि वे लोग जो इसे अनुष्ठानिक क्रियाओं संपन्न जो है करते थे। ठीक है, तो ये भी है, लेकिन हाँ एक ऐसा एविडेंस भी पुरोहित राजा की मूर्ति मिलना भी, एक प्रीस्ट किंग की मूर्ति मिलना भी ये है कि अपन कह सकते हैं कि पहले सत्ता या फिर ऐसा मान लीजिए पावर रही होगी। ठीक है, तीसरा सत्ता के केंद्र यानी शासक का अभाव। ठीक है, एब्सेंस ऑफ रूलर्स, ये बात हो सकती है। कुछ इतिहासकारों को यह भी मत है कि हड़प्पा समाज में सत्ता के केंद्र शासक नहीं होते थे, क्योंकि संपूर्ण समाज की सामाजिक स्थिति एक समान थी। मतलब राज तो होता था, सिस्टमेटिक से काम करते थे, लेकिन कोई राजा या शासक नहीं होता था। ऐसा कुछ इतिहासकारों के कुछ आर्कियोलॉजिस्ट या कुछ हिस्टोरियन के बारे में ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा इतिहासकार कहते हैं, ऐसा जो खोज करता थे वो ये ऐसी बात कहते हैं। अनेक शासक, कुछ कहते हैं कि बहुत सारे राजा थे, एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी रूलर्स। कुछ अन्य इतिहासकारों की यह धारणा है कि हड़प्पा के समाज में कोई एक शासक नहीं बल्कि अनेक शासक थे। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के शासक अलग अलग थे, ऐसा ही मानते हैं। कोई कहते हैं कि एक ही राज्य था, पूरा सिंगल, एक पूरा स्टेट, एक ही स्टेट हुआ करता था। ये बात भी कुछ थोड़ी थोड़ी जमती है, क्योंकि वहाँ के जो एविडेंस मिले हैं, कुछ ईंटें मिली है, कुछ मोहरें जो मिली है, ऐसा लगता है कि हो सकता है। कुछ इतिहासकार तर्क देते हैं मोहनजोदड़ो हड़प्पा एक ही राज्य था। इस तरह का आधार क्या बताते हैं वो, उन्होंने इस रूप में दिया है कि पुरावस्तुओं में प्राप्त समानताएं, नियोजित वस्तुएं हैं के साक्ष्य मिले, ईंटों के आकार मिले, निश्चित अनुपात, एक रेशियो में कुछ चीज़ें मिली, ईंटों के ब्रिक्स की साइज़। तो ये सब ऐसा हम कह सकते हैं कि शायद ए सिंगल स्टेट हुआ होगा, क्योंकि ये चीज़ें सेम टू सेम मिल रही है। तो ये था। ठीक है, कोई ज़्यादा वो तो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन खास 2-3 लाइन भी याद कर लेना, मेन पॉइंट कर लेना कि सत्ता के केंद्र तथा शासक अस्तित्व क्या क्या एविडेंस, क्या प्रमाण मिले। तो पहला राजमहल या प्रासाद, पुरोहित राजा, प्रीस्ट किंग, तीसरा सत्ता के केंद्र का अभाव, ऐसा कहते हैं लोग, एब्सेंस ऑफ रूलर्स, अनेक शासक अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी रूलर्स, एक ही राज्य, सिंगल स्टेट, ये कुछ पॉइंट हो गए। अब कुछ 2-3 छोटे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ठीक है, उनको अच्छे से देख लेना, उनमें से कोई टपक जाएगा। जैसे कि मोहनजोदड़ो सभ्यता में गृह स्थापत्य की 4 विशेषताएं बताइए। एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन। पहला, आवासीय भवन मुख्यतः एक आंगन पर केंद्रित थे, जिसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। Many houses were centered on a country yard with rooms on all sides. सेकंड, आंगन संभवतः खाना पकाने तथा कटाई करने, खासकर गर्म और शुष्क मौसम में, जैसी गतिविधियों के अंदर था। The country yard was probably the center of activities such as cooking and weaving, particularly during hot and dry weather. आवास के मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन सीधे तौर पर दिखाई नहीं देता था। The main entrance did not give a डायरेक्ट व्यू ऑफ द इंटीरियर और द कंट्री, अपने पहले पढ़ा भी था, मैंने आपको चैप्टर पढ़ा रखा है ये, कंट्री यार्ड। और चौथा, प्रत्येक घर में ईंटों के फर्श से बना एक स्नानागार होता था, जिसकी नालियाँ दीवार के जरिए, ठीक है, दीवार के जरिए सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। एवरी हाउस हैज़ इट्स ओन बाथरूम पेव्ड ब्रिक्स विद ड्रेन्स कनेक्टेड थ्रू द वॉल टू स्ट्रीट ड्रम्स। ठीक है, ये क्वेश्चन छोटा आ जाए तो इसको याद कर लेना। और एक छोटा ये आ सकता है कि मोहनजोदड़ो सभ्यता के विशाल स्नानागार की जो ग्रेट बात मिला है, उसकी कोई 4 खास बातें बताओ। ठीक है, तो पहले हो जाएगा ये चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ एक आयताकार जलाशय जो आंगन में बना हुआ है। ठीक है, दूसरा, इसके विपरीत उस उत्तरी और दक्षिण यानी जो नॉर्थ और साउथ साइड है, नॉर्थ एंड साउथ जो है, नॉर्थ और साउथ, उत्तरी दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियाँ बनी थी जो इसके तल तक जाती है। इसका मतलब सीढ़ी से नीचे उतरा जाता होगा, वापस आ जाता होगा। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे, जिनमें एक में बड़ा कुआं था। देयर वर रूम्स ऑन 3 साइड्स इन वन ऑफ विच वॉज लार्ज वेल 4 साइड्स। ठीक है, जो उसके इतना कर लेना वेल, ठीक है, मतलब ए लार्ज वेल। जलाशय से पानी एक बड़े नाले से बहता हुआ इसके उत्तर में एक बड़ी एक गली की दूसरी ओर अपेक्षाकृत छोटी ससन, जिसके 8 स्नानागार बने हुए थे। वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इनटू ए ह्यूज ड्रेन अक्रॉस ए लेन टू नॉर्थ ले
एंड स्मॉलर बिल्डिंग विथ 8 बाथरूम 4 एंड ईच साइड ऑफ कॉरिडोर, ये भी बने हुए थे। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटा सा, कोई 4 खास बातें पूछे ग्रेट बात की तो लिख देना। और लास्ट छोटा सा एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में जॉन मार्शल के योगदान की व्याख्या कीजिए, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर जॉन मार्शल इन इंडियन आर्कियोलॉजी, तो वो ये जाएगा कि मार्शल ने 1924 में विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। इन 1924 जॉन मार्शल अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ ए न्यू सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली टू द वर्ल्ड। सेकंड, भारतीय पुरातत्व में एक बड़े बदलाव को चिन्हित करने वाले मार्शल भारत में काम करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे। इन्होंने यहाँ यूनान और क्रीट के अपने कार्यानुभव का प्रयोग किया था, बिल्कुल अपन देखा था ना। तो जॉन मार्शल मार्क्ड ए मेजर चेंज इन इंडियन आर्कियोलॉजी। ही वाज द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट टू वर्क इन इंडिया एंड ब्रॉट हिज एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ग्रीस एंड क्रीट, ठीक है, ग्रीक एंड क्रीट टू द फील्ड। अपनी वहाँ का नॉलेज यहाँ पर शेयर किया था। उन्हें भी कनिंगम की तरह आकर्षक खोज में रुचि थी, साथ ही वे दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने में रुचि रखते थे। मोर importantly thought the Cunningham, he too was interested in sculpture finds. He was equally keen to look the patterns of everyday life. वे पुरास्थल के स्तर विन्यास को पूर्णतः अनदेखा कर पूरे टीले के समान परिमाण वाले नियमित और क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे। मार्शल टेंड टू excavate along regular horizontal units measured uniformly throughout the मंड, इग्नोरिंग द कहते हैं ना अपने स्ट्रेटेजियोग्राफी ऑफ द साइट। कुल मिला के मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए, 3 बड़े क्वेश्चन हो सकते, तो 2 तो बड़े क्वेश्चन स्टार्टिंग में ले लिए और बाकी छोटे छोटे मिला के एक क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, इनको बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसको इतने से अगर क्वेश्चन को पढ़ लेते हो आप तो मोस्टली पेपर आपके नहीं में से आएगा। काम एक ही करना है, अभी का भी आप उतार लो, मेरे साथ उतार लिया होगा आपने, खूब सारे बच्चों ने मेरे साथ उतार लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। अगर मेरे साथ आप उतार लेते हो तो इनमें मोस्टली चीज़ आपको याद हो जाती है। और दूसरी बात, आपको याद करके ही छोड़ना है। ये जब भी कोई भी कैप्सूल आता है, ठीक है, उसको हाथों हाथ लिखना है, हाथों हाथ याद करके रेडी, बस कि मेरा पहला चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। इस हिसाब से करो, फिर लाइव टेस्ट दे दो, एक बार दिया है तो भी दे दो, एक परफेक्ट तैयारी हो जाएगी। मेरा कहना ये और मेरी बातें मानो आप, 95 का टारगेट अगर आपको अचीव करना है तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा प्रयास अपन को करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये था अपना हिस्ट्री का पहला चैप्टर जो कि कैप्सूल इसका कंप्लीट।